मित्रों, चंपारण अपडेट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली बार वीडियो में आपको बताया था कि जातीय जनगणना के पीछे जो स्वार्थ है, जो लाभ है, जो हानि है, इन सबों को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है। किसी को ये स्वार्थ लगता है, किसी को इसमें विकास की झलक दिखाई पड़ रही है और कई तरह के ध्रुवीकरण की भी चर्चा मैंने की थी। दरअसल उसका ये दूसरा भाग इसलिए भी ज़रूरी हो गया है कि जातीय जनगणना के जो असर हैं या जो उसकी स्थिति है वो एक बड़ा विषय है। उसे किसी एक छोटे समय में बात कर हम बात नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है इसकी आगे भी इसकी कुछ कड़ियाँ हों। खैर, दरअसल आज हम बात करेंगे आपसे आंकड़ों की कि किस तरह से आंकड़ों को मैनिपुलेट किया जाएगा और उसे किस तरह से वोट की जो राजनीति होगी उसे किस तरह से साधा जाएगा। दरअसल पूरा पेच यहीं फंसा हुआ है। आप ये मान लीजिए कि ईवीएम का दौर है और बिहार में तमाम प्रतिकूलताओं के बीच भी, या पूरे देश की भी हम बात कर सकते हैं, कुछ एक आध राज्य जो है वो अपवाद है, वहाँ वोटिंग प्रतिशत कुछ ज़्यादा है, लेकिन अमूमन 60% के आसपास, 5% ऊपर या 5% कम, लगभग वोटिंग औसत जो है वो यही अब तक चल रहा है। तो मित्रों, बिहार में भी इससे कोई अलग ट्रेंड नहीं होने वाला है। इसी के बीच में कुछ चीज़ें होंगी। आज हम आपको बताते हैं कि जातीय जनगणना का पूरा जो उद्देश्य है और इसके स्रोत, इसके बीज कहाँ से आया है, किस तरह से इसमें लोगों को लग रहा है, नेताओं को लग रहा है कि हाँ हम इसमें फ़ायदे में रहेंगे। मित्रों, जातीय जनगणना का जो इतिहास है वो आखिरी बार 1931 में अंग्रेज़ों के समय ही हुआ था। हालांकि 2011 में भी जातीय जनगणना केंद्र सरकार ने काफ़ी दबाव में कराया था, लेकिन उसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। कहा गया कि उसमें कई तरह की विसंगतियां हैं, कई तरह की उसमें भ्रामक सूचनाएं आ गई हैं, इसलिए उसे हम कोई मानक नहीं बना सकते, इस वजह से उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। खैर, नियम से जनगणना के आंकड़े, अब तक नए जनगणना के आंकड़े आ जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना से लेकर कई तरह की प्रतिकूलताओं के बीच जो है वो अभी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो पाया है। बिहार में ये हो रहा है। दरअसल मुख्य जो खिलाड़ी हैं बिहार में राजनीति के, वो सवर्ण हैं। उसके बाद आपको यादव हैं, मुसलमान हैं, और इनके साथ दलित, महादलित का वोट बैंक है, निषाद हैं यानी मल्लाह और पासवान। मुख्य आंकड़े इन्हीं के बीच जो है वो जो टकराव है या जो साधने की बात है वो इन्हीं के बीच हो रहा है। हालांकि ये भी सच है कि नीतीश कुमार ने एक अपना अलग वोट बैंक बना लिया है, खासकर महिलाओं के लिए। शराबबंदी से लेकर के स्कूली शिक्षा के ऊपर लड़कियों को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, कई तरह की प्रोत्साहन योजना दी है, उससे महिलाओं में उनकी एक अलग छवि है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जातीय आंकड़े के ऊपर हम बात करेंगे। 1931 की जातीय आंकड़ों के हिसाब से उस समय भी बिहार में जातियों के हिसाब से सबसे बड़ी जाति यादव ही थी, और उन आंकड़ों को आज के जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाता है तो ये जो प्रतिशत बैठता है वो हम आपको एक बार बता देते हैं। दरअसल मैंने अपनी नोटबुक में ये लिख रखा है। सवर्ण जो है वो लगभग 12% से कुछ कम है। इनमें 4 जातियाँ आती हैं, ब्राह्मण है, भूमिहार है, ठाकुर है और कायस्थ है। इसमें मानकर चलिए कि जो ब्राह्मण हैं और भूमिहार हैं, लगभग ये एक साथ इनकी वोटिंग पिछले कुछ समय से चल रही है बिहार में, भाजपा के साथ इनको माना जाता है। उसके बाद जो दूसरा मेजर अहम प्लेयर है वो है यादव, लगभग 15% इसकी आबादी है। मुसलमान भी लगभग 15-16% के आसपास में है। वैश्य वर्ग की जो आबादी है पूरे बिहार में वो 8.5% के लगभग में है।
कुशवाहा 4.5% है, कुर्मी 3.5%, मुसहर 2.5%, मल्लाह जो है वो 5% से कुछ ज़्यादा है। यह स्थिति जो है वो पासवान की है। जो महादलित हैं या दलित जिनको हम कहते हैं, हरिजन जिनको हम कह रहे हैं, वो भी 5.5 से थोड़ा सा कम है। अब देखिए किस तरह से ये आपस में जो मुख्य दो खिलाड़ी हैं वो किस तरह से वोटों का बंटवारा चाह रहे हैं और सत्ता की कुंजी कैसे इसमें से निकलती है, ये हम आपको आंकड़ों के माध्यम से बता रहे हैं। दरअसल बिहार में जो राजनीति के अखाड़े में जो प्लेयर हैं वो मुख्यतः 3 प्लेयर अभी खेल रहे हैं। भाजपा है जिसका आधार जो है वो हिंदुत्व की राजनीति है, जातियों का उसमें कोई खास योगदान नहीं है, लेकिन जातियों का ख्याल उनको रखना पड़ रहा है। उसके बाद राजद, तो राजद का एक अपना समीकरण है, यादव और मुसलमान मिल करके ऐसे भी 30% के आसपास से कुछ ज़्यादा है उनको पहुंचा देते हैं। अब रही बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार का जो जाति है बिहार में, कुर्मी जाति से उनको माना जाता है, वो लगभग 3.5% के आसपास में है। कुछ 4% भी कहते हैं, लेकिन वो 3.5% है। इसके साथ जो कुशवाहा हैं वो उनके साथ अमूमन बने रहते हैं, हालांकि इनमें बंटवारा भी है, लेकिन कुशवाहा भी 4.5% है। तो आप मान के चलिए कि जदयू की जो राजनीति है वो महादलित और दलित जो उन्होंने विभाजन किया था, तो उसमें कुछ वोट बैंक है, तो मान लीजिए कि उसको भी आप 4-5% मान सकते हैं। और कुर्मी 3% और कुशवाहा 4.5%, लगभग अब 4-3-7 मतलब लगभग 10 से 12% के बीच की उनकी राजनीति अभी वोट बैंक की चल रही है। तो माना ये जा रहा है, इस वजह से दूसरे खेमे में घबराहट है, हिंदुत्व के खेमे में घबराहट है कि जब ही यादव मुसलमान और ये 8 से 10% इकट्ठे होंगे और उसमें अगर भूमिहार भी कुछ मिल जाते हैं, तो मानकर चलिए कि ये विनिंग आंकड़ा जो है वो 35 से ऊपर चला जाएगा, 35 से 40% के बीच का आंकड़ा, और यही जो है सत्ता की कुंजी है। दरअसल इसी को साधने में सभी लोग लगे हुए हैं। अब इसमें दोनों पक्ष किस तरह से कर रहे हैं, या जो एक अभी जो रफ स्थिति है, जो अभी मतलब बहुत साफ तस्वीर की बात अभी हम नहीं कर पाएंगे। इसमें आप मानकर चलिए कि राजद और जदयू के बीच जो है वो भूमिहार और सवर्ण जो है वो 3% जो है वो स्विंग कर सकते हैं। यादव 14%, 15% उनके पास है, मुसलमान लगभग 15.5%, 16% उनके पास है। मुसहर जो है वो जीतन राम मांझी हालांकि प्रतीकात्मक तौर पे वो नेता है, लेकिन वो गया के आसपास में ही कुछ प्रभावित करते हैं, बाकी जगह वैसी स्थिति उनकी नहीं है। जो दलित हैं वो खास करके जो जिसमें हम चमार जाति कहते हैं वो 5% है। तो ये आंकड़ा मिल करके लगभग 38% चला जा रहा है। अब बीजेपी का आंकड़ा समझिए कि क्या है। बीजेपी की नज़र भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर और कायस्थों पर है। ये आप मान के चलिए कि 12%, 13% का जो वोट है उसमें से 2 से 3% स्विंग कर सकता है। पासवान जो है वो 5% है। इस वजह से चिराग पासवान का जो मार्केट रेट है वो बढ़ा हुआ है। सब उनको चाह रहे हैं कि वो हमारे पाले में आ जाए, लेकिन फिलहाल वो लगता है कि मोदी के ही हनुमान बनेंगे। खैर ये तो भविष्य बताएगा। निषाद जो है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, ये मानते हैं कि हम निषादों के बड़े प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन बीजेपी के पास भी खुद अपने बड़े जो है वो निषाद चेहरे हैं जो वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। अब इसमें अहम फैक्टर जो है वो वैश्य वर्ग की आ जाती है। वैश्य वर्ग जो है वो 8.5% है पूरे बिहार में। ये अपने आप को मोदी और मोदी शाह के बाद जो है वो सुशील मोदी और संजय जायसवाल से सीधे सीधे अपने आप को जोड़ता है। तो ये आप मान के चलिए कि वैश्य जो वोट है वो भाजपा के साथ बना रहेगा। कुल मिलाकर जो इनका आंकड़ा है अब तक भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर, पासवान, निषाद, वैश्य, इसका मिला के लगभग 28 से 29% जा रहा है। अब ये मान के चल रहे हैं कि यादव में लालू यादव की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं है, इस वजह से 5% का स्विंग जो है वो यादव का हो सकता है। कुल मिलाकर लगभग सब मिला के 35% के आसपास इनका भी आंकड़ा पहुंच रहा है, और उधर का आंकड़ा
38% के आसपास पहुंच रहा है। बस पूरा मामला यही फंसा हुआ है कि जो भी व्यक्ति या जो भी पार्टी कुछ ऐसा कर देगी कि वो 40% के आसपास वोट पहुंचा दे, 41% ला दे, तो लगभग मान के चलिए कि सत्ता उसके हाथ में रहेगी। अब इसमें जो करिश्माई फैक्टर है वो दो है। मोदी 5% से 7% वोट कभी भी स्विंग कराने की क्षमता रख रहे हैं। ये क्षमता लालू जी के पास भी है, इसके अलावा और किसी नेता के पास बिहार में नहीं है। रामविलास पासवान के पास थी, वो अब नहीं है, तो चिराग कितना कर पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि जहाँ मोदी उफान पर है तो लालू अवसान पर है। अवसान की राजनीति किस तरह से उनको रास आएगी या उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद रहेगी, उनके कहे पे कितने % वोट जो है वो स्विंग कर जाएंगे पिछड़ों के या अन्य जातियों में भी। तो कुल मिलाकर आप ये मानिए कि जो लड़ाई है वो जातियों का आंकड़ा, आप समझ सकते हैं कि जातियों का जो संतुलन है वो किस तरह से बिहार में चल रहा है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि आप ये समझेंगे कि जातीय जनगणना के पीछे का असली उद्देश्य क्या है। दरअसल इससे जो नए आंकड़े आएंगे, उन नए आंकड़ों के आधार पे जो पुरानी बोतल है उसमें एक नई शराब भरी जाएगी साहब। और ये काम कोई एक आदमी नहीं कर रहा, सारे लोग कर रहे हैं। कोई जाति के नाम पे कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आंकड़ा यही है कि ये एक चीज़ें सामने आ जाएंगी कि आंकड़ा अभी क्या कह रहा है। और इस बीच में कई सारे ऐसे प्रतीक होंगे, जैसे कोई मानस पे अपनी टिप्पणी करेगा, कोई हिंदुत्व पे टिप्पणी करेगा, उधर से भी कोई जातिगत टिप्पणी होगी, पाकिस्तान तो एक फैक्टर रहेगा। तो कुल मिला के ये है कि ये जातीय जनगणना का उद्देश्य यही है कि किस तरह से जातियों का आंकड़ा जब सामने आ जाए तो किसे कितना भाव देना है और किसे कितना जोड़ना है, किसे कितना हटाना है, किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है कि ताकि हमारा जो गठबंधन है वो 40% के आसपास वोट अपने पास समेट ले। कुल मिला के जातिगत जनगणना के पीछे का जो आप कह सकते हैं जो प्रतिस्पर्धा है या जो विरोध है, कहीं समर्थन है, तो वो कुल मिला के यही है। हालांकि इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि बिहार में किस तरह से भूमिहार वो हॉटकेक बन गए हैं दोनों के लिए। राजद और जेडीयू भी चाह रहा है कि वो उनको हम अपने खेमे में ले आए, और भाजपा तो ये समझ रही कि वो वोट हमारे ही हैं। लेकिन कुछ विभाजन हुआ है, खैर इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। मित्रों फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप चंपारण अपडेट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सहयोग करें, अपना स्नेह बनाए रखें। मित्रों धन्यवाद।